हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और उसके अलावा मैं एग्जाम्पल 1 और 2 को इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 के पहले जो भी कुछ है मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मैं इस वीडियो में आपके सारे बेसिक्स को क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म क्या है, क्या टर्म पॉलिनोमियल है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को बताने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जो कि आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरा रिवीजन होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं आपके जैसे ए, बी, सी, डी, या फिर मैं ले लूँ एक्स, वाई, जेड। तो ये सारे होते हैं आपके वेरिएबल्स। तो बेसिकली जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं आपके वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे वेरिएबल में आप एक वर्ड देखेंगे, ये है वेरी। इसको ऐसे लिखते हैं वेरी। इसका मतलब होता है चेंज होने वाला। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है जो कि चेंज हो। तो यानी कि ये वेरिएबल्स जो होते हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब आप खुद सोचिए, जैसे किसी क्वेश्चन में हमको x निकालना है, तो उस क्वेश्चन में हम x निकाल लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें x की कुछ दूसरी वैल्यू होगी। अगर कोई फिक्स वैल्यू होती तो हम वही वैल्यू ना बता देते, है ना। तो ये हो गया वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं आपके नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके। मान लो आपने ले लिया 1000, ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, ये होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट्स, और इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। भाई अब अगर मान लो मैंने 4 बोला, क्या 4 की वैल्यू कभी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी भाई, 4 तो खुद ही एक नंबर है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा टर्म के बारे में। अब टर्म्स क्या होती हैं? अब ये जो टर्म्स होती हैं ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 5x। ठीक है, तो 5x क्या है? ये एक टर्म है। यहाँ पे ये जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि एक नंबर, और ये जो x है ये एक वेरिएबल है। तो इससे मिलके बना है, तो ये 5x पूरी एक टर्म हो जाएगी। ओके, ऐसे अगर मैं ले लूँ 9y, तो क्या ये एक टर्म है? बिल्कुल। यहाँ पे 9 एक कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है, तो ये एक टर्म है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि क्या x जो है, x एक टर्म है, तो आप बोलोगे कि नहीं, x तो आपने बताया वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ होना चाहिए तब टर्म होगी। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, तो अगर मैं इसके साथ 1 लगा दूं तो क्या कोई चेंज इसमें आएगा? नहीं। 1 इंटू एक्स, एक्स, तो ये एक्स ही रहेगा। यानी कि जो 1 है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, एक्स जो है वो वेरिएबल हो गया। तो मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखता हूँ तो वो भी एक टर्म है। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने लिख लिया 5, तो अब क्या 5 एक टर्म है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम कैसे टर्म बोलेंगे? तो अगर मैं इसके साथ ऐसे लिख दूँ 5 साथ में x की पावर 0, तो अब देखो आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0, मतलब कि a रेज टू दी पावर 0 इक्वल होता है 1 के। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 की इक्वल होती है। तो यानी इसका मतलब क्या है? 5x की पावर 0 का क्या मतलब है? 5x की पावर 0 यानी 1, तो यानी कि ये 5 है। ठीक है, तो यानी 5 ही है, कोई चेंज नहीं है, बस साथ में x की पावर 0 मैंने इमेजिन कर ली। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि टर्म क्या होती है? अगर मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लूँ, जैसे कि 5x 9y, तो यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट साथ थे, तो ये टर्म है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ वेरिएबल लूँ, जैसे मैंने x लिया, तो ये भी एक टर्म है। अगर मैं यहाँ पे जैसे सिर्फ 5 लूँ,
तो ये 5 का अगर सिर्फ 5 लो तो ये भी एक टर्म है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। तो कहने का मतलब क्या है मेरी, कि इस टर्म के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, इस टर्म के अंदर वेरिएबल्स भी आते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं। ओके, तो आई होप ये बेसिक सी चीज थी जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है पॉली। पॉली पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो यानी कि जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बना होता है हम उससे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 3x³ + 5x² + 9x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स से मिलके बना है, तो हम इससे बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5x ले लिया। ठीक है, तो 5x क्या एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे कि आपने तो बोला मेनी टर्म्स, यहाँ पे तो सिर्फ एक टर्म है। तो ये भी अगर एक टर्म भी है तो वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे 5x पूरी एक टर्म है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ओके, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल। ऐसे अगर मान लो मैंने लिख दिया 5x + 2, तो यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, ये और ये। तो जिसमें दो टर्म्स आती हैं उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 3x² + 4x + 9। अब यहाँ पे देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीन टर्म्स आ गई। तो जिसमें तीन टर्म्स होती हैं हम उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और ऐसे अगर बहुत सारी टर्म हो जैसे यहाँ पे देखो तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंगल टर्म भी दे रखी है तो वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब एक चीज और आपसे मैं पूछता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि x जो है, क्या ये x है वो एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे कि ये तो वेरिएबल है, लेकिन ये एक टर्म भी तो है, हम इसके साथ वन लगा सकते हैं, है ना। तो ये एक टर्म है, तो और अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सिर्फ और सिर्फ 5, तो क्या ये 5 जो है ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे कि पॉलिनोमियल में तो टर्म होना चाहिए, तो 5 एक टर्म है ना, है ना। अभी तो हमने यहाँ देखा 5 एक टर्म है, इसके साथ हम x⁻0 लगा सकते हैं। तो 5 एक टर्म है, तो यानी कि पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब जो टर्म है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब 5, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि ये एक नंबर है और कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लीजिए अब मैं बोलूं 0। ठीक है, 0 0 क्या है, 0 एक पॉलिनोमियल है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है। इसको बस हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 का नाम होता है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, तो वेरिएबल्स आपने समझा, कांस्टेंट समझा, टर्म समझा। मतलब कहने का मतलब कि टर्म के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल सब आते हैं। ठीक है, और अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स आती हैं। टर्म्स आती हैं मतलब कि ये सारी चीजें आती हैं, ये सारा टर्म है ना, तो पॉलिनोमियल के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये सारा पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे खुद ही देखा कि सिंगल टर्म है मोनोमियल, सिर्फ x लिया तो वो भी एक सिंगल टर्म है, वो भी मोनोमियल। 5 लिया तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, बस वो कांस्टेंट। तो 5 एक टर्म है तो पॉलिनोमियल है। तो मतलब कि जो चीज टर्म है वो पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन बतानी ज़रूरी थी क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं यहीं पे साइड में आपको बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का क्या मतलब है कि जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स है ना, एक्स एक्स एक्स। तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 हाईएस्ट नंबर है, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ओके, समझ में आया। डिग्री का मतलब होता है जो भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि डिग्री के आधार पे उन चीज़ों को क्या बोला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए डिग्री के हिसाब से इनको क्या नाम देंगे। जैसे यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी कि डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, है ना। इसकी डिग्री 1 होगी, तो जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2, 2 बड़ा नंबर है तो इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। अब जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे इसकी डिग्री 3 है ना, यहाँ पे 1 2 3, 3 बड़ा नंबर है x की पावर में, तो इसकी डिग्री 3 है। तो जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ओके। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब एक चीज़ अब आपको बता देता हूँ इक्वेशंस के बारे में। हम इक्वेशंस के लिए ही तो अब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब मैं इक्वेशंस आपको बताता हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये सारी बेसिक चीज़ें थी क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मुझे लगा कि बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इक्वेशन की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा, जैसे मान लो मैंने लिख लिया x+5, ठीक है, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो x+5 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं इसी में इक्वल टू 0 लगा दूं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। जब ये इक्वल टू का साइन आ गया तो ये पॉलिनोमियल से बन जाती है इक्वेशन, ओके। तो ये होती है इक्वेशन। तो अब जैसे यहाँ पे देखो यही वाला, यही मैं लिख के बताता हूँ आपको, फिर से मैं यही लिख देता हूँ, अब बताता हूँ आपको, ठीक है, ओके। तो मैंने इन्हीं को यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन अब आप एक डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था तो ये एक पॉलिनोमियल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया है तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज इक्वेशन। जिसमें इक्वल टू का साइन आ गया तो उस पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो डिग्री के हिसाब से इनका क्या नाम होगा, वही नाम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे डिग्री 1 है ना, x की पावर 1 है हाईएस्ट, यानी कि जो डिग्री है वो 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है। लेकिन लीनियर यहाँ पे पॉलिनोमियल था, लेकिन अब क्योंकि इक्वल टू लग गया है तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो x की पावर 1, x की पावर 2, सबसे ज्यादा पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बोलेंगे। आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इक्वल टू का साइन आ गया। अब ऐसे यहाँ पे 3 है डिग्री, और 1 2 3, 3 बड़ा नंबर है तो डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमको तो लीनियर और क्यूबिक से मतलब है नहीं, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक से मतलब है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो x² है, ये इसके साथ एक नंबर है, ठीक है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं इसका, ठीक है। इसके साथ जो नंबर है कोफिशिएंट उसको मैं a मान लूंगा, प्लस
एक्स है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मैं बी मान लूंगा, प्लस ये जो नंबर है कांस्टेंट इसको सी मान लूंगा, तो इक्वल टू 0। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये होती है आपकी जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, सो यहाँ पे हमने सब कुछ समझ लिया, सारी बेसिक चीजें हमने समझ ली, जो मुझे बताना था मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अब इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके, अब चलिए हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, तो पहले इसमें देखिए क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस मैथमेटिकली। तो आपको ये जो भी दे रखी है वर्ड प्रॉब्लम, इसको आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब बेसिकली आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सो क्वेश्चन में है आपके पास, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है और जीवंती है, उन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45, दोनों का मिलाकर। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। फिर दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो चलो अब मैं साथ साथ अपना जो भी है उसको लिखते चलता हूँ। ठीक है, तो देखो जॉन के पास जो मार्बल्स है उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो लिख देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। ठीक है, तो जॉन के पास जितने मार्बल्स हैं उनको हमने एक्स लेट कर लिया। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। तो अब देखो जॉन और जीवंती का मिला के 45 है। तो देखो एक एग्जांपल से समझो, मान लीजिए आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपके दोस्त के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। अब ये दोनों मिला के 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपके दोस्त के पास कितनी चॉकलेट्स हैं। तो ये वाला निकालने के लिए मुझे इस 6 को उधर भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो इस खाली जगह पे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब, और हमने कैसे निकाला इसको, 10 में से 6 को माइनस करके। तो अब आप खुद सोचिए कि जॉन के पास एक्स है प्लस जीवंती का हमें नहीं पता, ये टोटल इक्वल है कितने के, 45 के, है ना। टोटल मिला के 45 है। तो अगर हम मुझे ये वाला निकालना है तो मुझे इस x को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू 45 माइनस एक्स। तो जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है। यहाँ पे आपने देख लिया। ओके, अब आगे क्या दिया गया है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिए। ठीक है, तो 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो देखो मैं लिख देता हूँ आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। अब देखो 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, भाई जॉन के पास कितना है, जॉन के पास एक्स है, एक्स में से 5 मार्बल खो गया। ठीक है, तो x माइनस 5 हो गया। ओके, अगर मैं इससे जीवंती की बात करूं तो जीवंती का क्या होगा, देखो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, इसने भी 5 खो दिए, बोथ ना, दोनों ने खोए हैं 5-5, तो इससे भी 5 माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 में से 5 माइनस करोगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब खोने के बाद मार्बल्स जॉन के पास इतना बचा, जीवंती के पास इतना बचा। ओके, आगे दिया है एंड द प्रोडक्ट of the number of marbles they now have is 124। अब जो मार्बल्स बचे हैं इनके पास, उनका प्रोडक्ट 124 है, यानी कि इसका प्रोडक्ट x माइनस 5, ठीक है, और इसका 40 माइनस 6। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं यानी कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 124। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। अब हमको क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जब इस तरीके से होता है, आपके पास एक ब्रैकेट में एक नंबर है, दूसरे ब्रैकेट में एक, तो ये पहला वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा वाला, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ कैसे, x मल्टीप्लाई होगा पहले इस पूरे से यानी 40 माइनस एक्स से। ठीक है, फिर ये -5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से यानी 40 माइनस एक्स से।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 124। ओके, तो यहाँ पे देखिए x इंटू 40, 40x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, है ना। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि अगर आप x प्लस एक्स करते हैं तो ये 2x होता है, लेकिन जब आप x इंटू एक्स करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, आई होप आपको पता होगी। तो ये हो गया। अब ये -5 इंटू 40, देखो माइनस पहले लगा दो, 5 4 जा 20 और साथ में एक और जीरो। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू एक्स 5x, दिस इज इक्वल टू 124। ओके, देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जो है सबको हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो देखो ये है 40x और इस x वाले को साथ रख लेता हूँ। ठीक है, प्लस 5x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये -200, और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये -124 हो जाएगा, ये इक्वल होगा 0 के। ओके, तो 40 प्लस 5x, ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, देखिए साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। ठीक है, अब देखिए अब भी क्वेश्चन बनानी है तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को थोड़ा पहले लिख लेते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस है ना, प्लस 45x माइनस 324, ये इक्वल है 0 के। अब इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ माइनस है, तो ये माइनस हमको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इस क्या करता हूँ मैं कि इस माइनस को मैं हटा देता हूँ। कैसे, इस सब में से मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा। अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, इस एक्स स्क्वायर में से माइनस चला गया, बचा एक्स स्क्वायर, प्लस 45 में से माइनस बाहर चला गया तो बचेगा -45x, है ना। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ये जो प्लस है ये किससे मिलके बना है, माइनस और माइनस से बना है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, अब एक माइनस चला गया तो एक माइनस बचा, है ना। उसके बाद इसमें से माइनस चला गया बाहर तो अब ये बचेगा +324 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ओके, इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इसका सोल्यूशन हमें नहीं फाइंड करना, सिर्फ और सिर्फ हमको इसको रिप्रेजेंट करना था और हमने इसको कर दिया। ओके, ये था आपका एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट। आप करते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें आपके पास है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनाती है। ठीक है, मतलब एक निश्चित नंबर है, उतना टॉयज एक दिन में बनाती है। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। अब इसको मैं समझाता हूँ, अब साथ साथ हम अपना इक्वेशन बनाते चलते हैं। तो देखो, अब वो जितने टॉयज बनाती है एक दिन में हम उनको एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, तो जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे उनको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो अब कॉस्ट के बारे में क्या किया है, मतलब कि ईच टॉय का कॉस्ट कितना होगा, मतलब कितने रुपए का होगा। देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो देखो, कॉस्ट मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो हर एक टॉय के प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो प्रोड्यूस एक्स हो रहे हैं, तो 55 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया कि मतलब कि जितने नंबर ऑफ टॉयज बनाता है उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, और कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है एक टॉय की कि 55 में से माइनस कर दो जितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो ये बन गई क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो एक दिन की बात है कि उस दिन क्या पता चला कि टोटल कॉस्ट जो आया प्रोडक्शन का वो कितना है,
750। तो हमें क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो हमें नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर 750 आया तो इससे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। तो अब देखो ये 750 आया कैसे होगा। देखो 750 टॉयज को प्रोड्यूस करने पे आया है ना। मान लो जैसे कि एक दिन में आप 5 टॉयज बनाते हो, ठीक है। और एक टॉय का बनाने का कॉस्ट मान लो कि 50 रुपीज है, ठीक है। 5 टॉयस आप एक दिन में बनाते हो तो एक टॉय को बनाने में कितना लगता है पैसा, 50 रुपए। तो अगर आप कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करोगे, 5 × 50। तो 5 × 50 करोगे तो ये आ जाएगा 250। यानी कि जितने टॉयस बन रहे हैं यानी कि 5, और जितना कॉस्ट है एक टॉय को बनाने का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। नंबर ऑफ टॉयज कितने बन रहे हैं, x, और एक टॉय को बनाने का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस एक्स। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 माइनस एक्स से, और कॉस्ट इसकी कितनी आ गई, 750। ठीक है, समझ में आई ये चीज। अब देखिए अब ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखो x इंटू 55, 55x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 750। अब देखो एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर, साइन भी साथ में लेके आएंगे, ठीक है। और ये 55 को लिख लेंगे प्लस 55x इक्वल टू 750। अब देखो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और वैसे माइनस यूजुअली हम लेते नहीं, तो इसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैं बाहर पूरे में से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो पूरे में से मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बस इसमें आपको इक्वेशन बनानी थी। ओके, सो ये हो गया आपके फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। चलिए सेकंड एग्जांपल को करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग सकती है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो इसमें लगाओ तो यहाँ पे ए एक्स है, बी 2 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है एक्स और बी क्या है 2, ठीक है, प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये इक्वल है इसके 2x माइनस 3 के। ओके, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 साथ में x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लेंगे पहले। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 4 और 1 सॉल्व हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 माइनस 4x इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x, ये जो इधर जो है सारे को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस है तो यह के प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 और ये 3 सॉल्व हो जाएगा, 5 प्लस 3 8। इसको देखो 4x और 2x तो माइनस माइनस प्लस, सो 4 प्लस 2 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। ठीक है, तो माइनस 6x इक्वल टू 0। तो अब देखो x वाले को एक साथ लाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लेके आएंगे प्लस 8
इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 2 है। देखो डिग्री आपको पता है ना कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। अगर x स्क्वायर दिख जाए तो मतलब वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है आपके पास, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। बाहर x है, अंदर x प्लस 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो x इंटू एक्स होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x आएगा प्लस 8। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखोगे, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो जैसे हम पहले किए हैं कि x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, फिर ये इससे, लेकिन जब आइडेंटिटी लग रही है तो यूज कर लो आराम से। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। आप a प्लस बी और साथ में a माइनस बी, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब इस पूरे को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का कैंसिल है ना, तो बचा क्या? एक्स और 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आपको स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है? नहीं दिख रही, तो यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें लिख देना यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये था पहला दूसरा पार्ट। अब चलिए करते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में आपके पास ये है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2 और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस x इंटू 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इस पूरे को इधर लेके आएंगे तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो इधर आके -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 में से 1 गए 1, तो 1 लिखो या मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर लिख दो। ठीक है, x स्क्वायर, या फिर मैं लिख देता हूँ 1x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और ये बच्चा -1 इक्वल टू 0। तो 1x स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो लिख देना कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये था आपका तीसरा पार्ट। तो चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें आपके पास है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 4 के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग सकती है ना। अब मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन ये यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो सबसे पहले है a क्यूब, a यहाँ पे x है तो x का क्यूब। ठीक है, प्लस b क्यूब, b यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर, a x है तो x का स्क्वायर और साथ में b 2 है। ठीक है, प्लस 3, अब a लिख दो, a है x और b स्क्वायर, b है 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल है इसके एक्स क्यूब माइनस 4 के। तो देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस, देखो
ये हो जाएगा 3x और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इक्वल है x³ माइनस 4 के। तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x, ठीक है, इक्वल टू x³ माइनस 4। तो देखो ये हो जाएगा, इस सब को इधर लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो क्यूब है, ये माइनस x³ हो जाएगा, माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो x³ है, क्यूब और है, हाँ यहाँ पे है, देखो माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए स्क्वायर वाली टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर x वाली टर्म को 12x, और जो बाकी बच्चे हैं उनको जोड़ के लिख देंगे। तो 8 प्लस 4 12 है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ पे खुद ही, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है 2 है, तो 2 है यानी कि इसकी डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये था आपका एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया और सारे एग्जाम्पल्स को भी कर लिया, जो कि एक्सरसाइज 4.1 के पहले हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।